नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री और पास्ट का चैप्टर 5 और इस लेसन का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इलेक्शन का दिन है। शंकरन जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठता है और वह क्या देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वह पहले से ही तैयार बैठे हैं और कहीं जाने की सोच रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वोट देने। वे सोच रहे हैं, मतलब शंकरन के ग्रैंड पेरेंट्स, कि वो जल्दी से पोलिंग बूथ पर पहुंच जाए। शंकरन ये जानना चाहता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स इतना एक्साइटेड क्यों हैं। तब तक उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं इम्पेशेंटली एक्रोनिम वर्ड में जवाब देते हैं कि आज वो अपने राजा को चुनने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक हेडिंग लिखा है, हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पिछले 50 सालों में, क्या लिखा है फ्रेंड्स, पिछले 50 सालों में आप देखिए तो लोकतंत्र का ज़माना आ गया है। क्या आ गया फ्रेंड्स? लोकतंत्र का ज़माना। मतलब कि जो जनता है वह अपने लीडर को वोट के द्वारा चुनती है। लेकिन उससे पहले क्या, तो यहाँ पर देखिए आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा जिसमें राजा को चुनने का हक किसको था? जन को था, लोगों को था। लेकिन आज से 3000 साल पहले, जैसे कि आज क्या चल रहा है, सन 2000 एडी। क्या चल रहा है फ्रेंड्स? 2000 एडी। तो 2000 एडी पकड़ लें और उससे पहले के सन को पकड़ लें तो मतलब 1000 बीसी। कितना फ्रेंड्स? 1000 बीसी। तो 1000 बीसी जो है उस वक्त में जो राजा है वह जो है प्रजा के द्वारा नहीं चुना जाता था, बल्कि वह चुना जाता था बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस। बिग सेक्रीफाइस क्या फ्रेंड्स, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेंड्स। बिग सेक्रीफाइस ऐसा कि जैसे कि कहते हैं अश्वमेध यज्ञ या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो राजा है वह यज्ञ करने बैठ जाता था ब्राह्मण्स के साथ में। किसके साथ में फ्रेंड्स? ब्राह्मण्स के साथ में। अब होता क्या था, राजा जो है वह बैठ जाता था यज्ञ करने के लिए और वह अपने एक घोड़े को छोड़ देता था। हालांकि राजा की कोई एक टेरिटरी होगी, एक क्षेत्र होगी, वहाँ से वो अपने घोड़े को छोड़ देता था। अब होता क्या था, ये घोड़ा जब दौड़ता था तो इसके पीछे राजा के बहुत सारे सैनिक जाया करते थे और यह घोड़ा जो है राजा की टेरिटरी को, मतलब जो यज्ञ कर रहा है उसने अपना घोड़ा छोड़ा है, वह तो टेरिटरी उसकी है ही, लेकिन वह दूसरे के टेरिटरी में भी जाने लगता था। अब वह दूसरे के टेरिटरी में जा रहा है तो वहाँ का भी कोई राजा होगा। अगर वह राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो क्या करेगा? इससे युद्ध करेगा। किससे युद्ध करेगा? जिसने घोड़े को पकड़ लिया है, उस घोड़े को जो दौड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वह घोड़ा दूसरे के टेरिटरी में घुस रहा है, सपोज कर लीजिए कि ए राजा ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया। अब बी और सी जो है ये दूसरे राजा की टेरिटरी है। इसने घोड़ा छोड़ा, ये घोड़ा गया बी में। अब बी में गया, इस राजा ने इसको पकड़ लिया तो क्या करेगा? ए वाला राजा इससे युद्ध करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसने नहीं पकड़ा तो क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो राजा है ये इसने सोच लिया कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ए है, इसलिए वो चुप रहेगा। अब ये बी में जो घोड़ा है उसको पार कर जाएगा और सी में घुस जाएगा। अगर सी वाले ने भी ऐसा किया तो युद्ध करेगा, नहीं तो ना अगर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब वह राजा ये मान लेगा कि मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। ठीक है। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ चलता था हॉर्स को सेक्रीफाइस करके। तो यहाँ पर देखिए यही फ्रेंड्स लिखा हुआ है। पूरा यज्ञ अनुष्ठान होने के बाद क्या होता था, जो राजा है वह पूरी तरह से यज्ञ अनुष्ठान कर लेता था। घोड़ा जो है जहाँ तक दौड़ता था वहाँ तक की टेरिटरी उस राजा के अधीन हो जाती थी, जो राजा यज्ञ अनुष्ठान करता था घोड़ा छोड़कर। अब क्या होता था, जब यज्ञ अनुष्ठान होता था और जो राजा उस राजा को अपना मुखिया चुन लेते हैं या फिर उसके अधीन हो जाते हैं या फिर ये समझ लेते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो यज्ञ अनुष्ठान के दौरान वो वहाँ पहुँच जाते थे उस टेरिटरी में। क्या करके? गिफ्ट लेके। क्या करके फ्रेंड्स? गिफ्ट लेके। या फिर गिफ्ट लेके वहाँ पे पहुँचते थे और चुपचाप उस यज्ञ अनुष्ठान में बैठ जाते थे, म्यूट स्पेक्टेटर बनकर, मतलब मूक दर्शक बनकर। उसके बाद क्या होता था कि जो राजा है वह एक सेंट्रल फिगर के रूप में बैठा होता था। ठीक है। और वह यज्ञ अनुष्ठान करता था और उसकी अपनी एक स्पेशल सीट होती थी। वह सीट कैसी होती थी? टाइगर के स्किन के ऊपर बैठना। ठीक है। और जो उसका सारथी था, मतलब पहले के ज़माने में जब युद्ध होता था तो किसके द्वारा होता था? रथ पर बैठकर। तो रथ को चलाने वाला जो आदमी होता था वो होता था सारथी। अब ये जो सारथी है वह राजा का संगी या साथी होता था। तो राजा ने जितने भी युद्ध किए हों, जितने भी बैटल फील्ड में वह गया हो, ठीक है, तो उन सबका विटनेस कौन होता था? वही सारथी होता था। तो उसकी वीरता या बहादुरी के किस्से वह सारथी सुनाया करता था। किन लोग के सामने? उन राजाओं के सामने जो राजा ने उसकी अधीनता या फिर उसको अपना राजा मान लिया है वो लोग को। और वो गिफ्ट लाके वहाँ पे बैठे रहते थे और चुपचाप सुनते थे। और उसके अलावा
वह राजा जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसकी बीवी और उसके पुत्र जो है वो भी छोटे मोटे यज्ञ अनुष्ठान वहीं पर ही कर रहे होंगे। और उनको भी जो दूसरे राजा है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार की है, वह चुपचाप बैठकर उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, प्रियस्ट जो पुरोहित होता है या फिर जो पंडित होते हैं वह क्या करेंगे, वह यज्ञ अनुष्ठान करके क्या करेंगे, शुद्ध वाटर मतलब सेक्रेड वाटर को क्या करेंगे, राजा के ऊपर छिड़केंगे। ओके, और उसके बाद जो विष या वैश्य हैं और जो मुख्य म्यूट स्पेक्टेटर जो राजाएं हैं वह सब क्या करेंगे, उसे गिफ्ट देंगे किसी राजा को। और उसके अलावा जो शूद्रास हैं वह शूद्रास क्या करते थे, शूद्रास को इन सब यज्ञ अनुष्ठान इन कर्म कांडों में आना बिल्कुल मना था। देखिए फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में क्या था, सबसे उच्च जो जाति थी वह मानी जाती थी कौन फ्रेंड्स, वह मानी जाती थी ब्राह्मण। कौन मानी जाती थी फ्रेंड्स, ब्राह्मण। और ब्राह्मण ने पूरे समाज को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था फ्रेंड्स, 4 भागों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में बांटा था पूरे जाति को, पूरे समाज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो क्या करता था, वेदों का उच्चारण करता हो या फिर वेदों का अर्थ समझाता हो। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय वो होता था जो अपने टेरिटरी को दूसरे राजा से बचाता था या फिर युद्ध होता था तो अपना टेरिटरी को वह बचाता था। उसके बाद वैश्य, वैश्य जो है, वैश्य का बहुत बड़ा तबका था, बहुत बड़ी कैटेगरी थी जिसमें आते थे फार्मर्स, ट्रेडर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और शूद्रास उन्हें कहा जाता था जो हैं जो लोगों की सेवा करते थे, जो क्या करते थे, लोगों की सेवा करते थे। या फिर क्या कह सकते हैं कि खेती किसानी करना, खेती किसानों में जो हल चलाते थे, जैसे कि कोई फार्मर्स है, अब उसका बहुत बड़ा खेत है, क्या है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा खेत है, अब उसको उसमें हल चलवाना हो तो क्या करेंगे, दूसरे आदमी को बुलाएंगे और उससे काम करवाएंगे। तो जो काम करने वाला होता था वो क्या होता था, एक प्रकार से शूद्र होता था। या फिर कोई मर जाए तो उसको चिता को जलाना, ये भी क्या होता था, शूद्रास का काम होता था। या फिर कोई कहीं पे जानवर मर जाए तो उसके खाल को निकालना, ये सब शूद्रास का काम होता था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं वर्णास के बारे में। वर्ण वही जो 4 बात मैंने आपको बतलाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। लिखा है, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन इसमें से मेन बुक जो है वह नॉर्थ इंडिया के द्वारा जो लिखी गई उत्तर भारत में वह है स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन बाय गंगा एंड द यमुना, उन जगहों की जो जगह गंगा और यमुना नदी के किनारे थे। ओके, अब यहाँ पे क्या बतलाया गया है कि वो समय जिस समय अश्वमेध यज्ञ होते थे उस वक्त के समय वो कहा गया है लेटर वैदिक पीरियड। क्या कहा गया फ्रेंड्स, लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी एक बुक लिखी गई थी जिसको कहते थे ऋग्वेद। क्या कहते थे फ्रेंड्स, ऋग्वेद। उसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में भी कुछ बुक लिखे गए थे और उन बुक का नाम था सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या नाम था फ्रेंड्स, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और यह चारों बुकें ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद और अथर्ववेदा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स, प्रियस्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स, प्रियस्ट के द्वारा। प्रियस्ट क्या करते थे फ्रेंड्स, ये रिचुअल परफॉर्म करते थे, मतलब यज्ञ अनुष्ठान करते थे। इसके अलावा क्या लिखा है कि सोसाइटी में और भी बहुत सारे ग्रुप के लोग रहते थे, जैसे कि प्रियस्ट हो गए, वैरियर हो गए, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, लेबरर्स हो गए, फिशिंग फॉक हो गए, फॉरेस्ट पीपल हो गए। ठीक है, तो इसमें से जो प्रियस्ट और वेरियर्स होते थे वे क्या होते थे, धनी होते थे। और इसके अलावा कुछ और भी धनी होते थे जो होते थे फार्मर्स और ट्रेडर्स। फार्मर्स में वो किसान जिसके पास क्या होती थी, फसल ज़्यादा मात्रा में होती थी और उसमें अन्न ज़्यादा उगते थे। और इसके अलावा जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स वो होते थे जिनको कहते थे व्यापारी। क्या कहते थे फ्रेंड्स, व्यापारी। तो व्यापारी जो होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ होता था जिसके कारण उन्हें भी अमीर कहा जाता था। इसके अलावा जो हैं हर्डर्स हुए, क्राफ्ट पर्सन हुए, शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाले, लेबरर जो काम करते थे खेतों में, फिशिंग फॉक, हंटरर एंड गैदरर, ये सब क्या थे, बहुत ज़्यादा उस समय के समय में गरीब थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ बतलाया है फ्रेंड्स। प्रियस्ट जो है पूरे समाज को किस में बांटे थे, 4 ग्रुप में, जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया। और इन्हीं 4 ग्रुप को क्या कहा जाता था, वर्ण कहा जाता था या फिर वर्णास कहा जाता था। अब ये वर्ण कौन कौन से थे जो मैंने आपको बतलाने की कोशिश की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो है वो क्या करते थे, वह वेदों का उच्चारण करते थे और यज्ञ अनुष्ठान और सेक्रीफाइस करवाते थे। उसके अलावा जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय क्या करते थे, लोगों से अपने टेरिटरी को बचाते थे अलग अन्य राजाओं से। और उसके अलावा वैश्य जो थे, वैश्य क्या होते थे, वैश्य फार्मर भी होते थे, हर्डर भी होते थे, ट्रेडर भी होते थे। ओके, और सेक्रीफाइस करने का हक सिर्फ 2 लोग को ही प्राप्त था। कितने लोग को प्राप्त था फ्रेंड्स, 2 लोग को। कौन कौन से, क्षत्रिय को और वैश्य को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए शूद्रास के बारे में कुछ चीज़ें बतलाई गई हैं।
शूद्रास जो हैं, शूद्रास को यज्ञ अनुष्ठान अगर कहीं पे होता था तो वहाँ पे एंटर करने के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। और वोमेन जो है, जो उस वक्त की औरतें होती थी, चाहे किसी भी वर्ण की हों, उनको शूद्र के समान ही दर्जा दिया जाता था। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि शूद्र और जो वोमेन थी उन सबको वेद पढ़ने का हक नहीं था। क्या नहीं था फ्रेंड्स? वेद पढ़ने का हक नहीं था। और यहाँ पे क्या लिखा? द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। यहाँ पे लिखा है कि जो प्रीस्ट होते थे वह वर्णों को किसके अनुसार बांटे थे? बर्थ के अनुसार। किसके अनुसार फ्रेंड्स? बर्थ के अनुसार। कहने का क्या मतलब है कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा हुआ तो वह क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय के घर में कोई बच्चा हुआ तो वो तो क्षत्रिय ही कहलाएगा। वैश्य के घर में कोई बच्चा हुआ तो वैश्य, और शूद्र के घर में कोई बच्चा हुआ तो वो शूद्र ही कहलाएगा। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि कोई भी इंसान जो है उसके इनर टैलेंट को इज्जत नहीं दी जाती थी। अगर वह जिस जगह पे पैदा हो गया तो उसके ऊपर लेबल लग गया कि ये यही है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स। जो यहाँ पे लिखा है दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स एंड गैदरर्स एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म्स ब्यूरियल्स एंड क्रिमेशन। लिखा है कि वे पर्सन जिसमें क्राफ्ट पर्सन और हंटर्स एंड गैदर्स आते थे, जो जानवर मर जाने पर कहीं पे उनको दफन करना या फिर उनको जलाना, ये सब काम करते थे, तो उनको दूषित समझा जाता था। क्या समझा जाता था फ्रेंड्स? दूषित समझा जाता था। और यहाँ पे लिखा है मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वन लाइट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। और कई जगहों पर क्या हुआ फ्रेंड्स? कई जगहों पर यह हुआ कि ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए ये समाज को 4 भागों में जो ब्राह्मण्स ने विभाजित कर दिया था, कई जगह पर इसे माना नहीं जाता था। जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण ये सब बनाया गया था ब्राह्मण के द्वारा, कई जगहों पर इसे बुरी तरह से नकार दिया गया, जिससे ये पता चलता है कि पूरे इंडिया में यह सिस्टम डोमिनेट नहीं होता था। और इसके अलावा क्या लिखा गया है कि जो किंग्स होते थे, कुछ किंग्स क्या मानते थे कि हम लोग पंडितों से भी ऊपर हैं, पुरोहितों से भी ऊपर हैं। और उसके अलावा यहाँ पे क्या बतलाया गया है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं महान होता है बल्कि कर्म से महान होता है। ओके फ्रेंड्स, और यह जो 4 वर्ड का सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरी तरह से मान्य नहीं था। और इस तरह से धीरे धीरे क्या होते हैं, जो प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस था वह पूरी तरह से खत्म होने आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, एक्टिविटी, व्हाई डिड पीपल अपोजेस द सिस्टम ऑफ वर्णास। जो लोग हैं वो लोगों ने वर्णास सिस्टम को अपोज करना क्यों शुरू कर दिया? देखिए फ्रेंड्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो ठीक थे, लेकिन जो शूद्र थे वो शूद्र क्या थे? उनको बहुत बुरी तरह से अपोज किया जाता था, बहुत बुरी तरह से उन्हें दबाया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था फ्रेंड्स, वर्णास क्या हैं, वह बुरी तरह दबने के कारण वो क्या किए, वो लोगों ने बैकफायर किया। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा हद तक दबाओगे तो क्या करेगा? वह बैकफायर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जितने भी शूद्र थे वो क्या करने लगे? दूसरे धर्म में जाने लगे। जैसे जैन और बौद्ध धर्म आए उस तरह वो लोग डेविएट होने लगे। आगे हम लोग यही पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक चित्र है, यह एक बाउल का चित्र है, कटोरी का चित्र है। यहाँ पे लिखा है पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब ये जो कटोरी है किस कलर में है? ग्रे वेयर कलर में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये एक्सट्रीमली फाइन टू टच थी, बहुत ही नाइस थी, स्मूथ सरफेस की थी। यह कब यूज़ होती थी? जैसे कि सपोज करो कोई त्यौहार आ गया या फिर घर में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया, तब इस तरह के बाउल निकाले जाते थे और उसमें खाना परोस कर दिया जाता। ये यहाँ पे बतलाया गया है। अब बात पढ़ते हैं जनपद के बारे में। जनपद के बारे में देखिए क्या लिखा है कि राजा किसे कहते थे? राजा उसे कहते थे जो बहुत बड़े सेक्रीफाइस करे, उसे कहा जाता था फ्रेंड्स राजा। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? राजा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एक वर्ड आया है जनपद। जनपद का मतलब क्या होता है? जन के पद, मतलब लोगों के पद। लोग जहाँ पर ठहर जाएं, लोग जहाँ पे स्थिर हो जाएं, उस जगह को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? जनपद कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए लोगों के पद, और जो जहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, जो जहाँ पे स्थिर हो जाए, उसे कहा जाता था फ्रेंड्स जनपद। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो पुराने अवशेषों को खोद कर जमीन से निकालता है या फिर ढूंढता है, उसे कहते हैं फ्रेंड्स आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एविडेंस जुटाए हैं जनपद के बारे में कि जनपद कहा किसे जाता था। तो जनपद के कुछ एरियाज़ हैं, उनको बतलाया गया है यहाँ पर। जैसे कि दिल्ली का पुराना किला, यह पहले ज़माने में इसे जनपद कहा जाता था। मेरठ के पास में हस्तिनापुर, यह भी क्या था फ्रेंड्स? यह भी जनपद था। और यहाँ पे अतरंजी खेरा जो एटा के पास है, और एटा आज के समय में उत्तर प्रदेश में आता है, तो इस जगह को भी क्या कहा जाता था? पहले के ज़माने में जनपद कहा जाता था।
आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि उस समय के पीपल कहाँ रहते थे, हट में, झोपड़ी में रहते थे, और ये अपने साथ में क्या पालते थे, कैटल, चौपाई पशुओं को, जैसे गाय बैल भैंस, इन सबको पालते थे, और साथ में कुछ क्रॉप्स उगाते थे जिसमें लिखा है राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेजेम एंड मस्टर्ड। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द चैप्टर 3। देखिए चैप्टर 3 में कोई ऐसा क्रॉप है जो उस समय मेंशन नहीं था और यहाँ पे मेंशन्ड है। हाँ बिल्कुल, शुगर केन जो है वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है जनपद के बारे में। जनपद के बारे में लिखा है कि वह किस प्रकार के बर्तन बनाते थे, अर्दन पॉट्स, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो कि ग्रे कलर के भी होते थे, रेड कलर के भी होते थे, और स्पेशल बर्तन जो होता था वह किस कलर का होता था, ग्रे वेयर कलर का होता था, जिसमें कुछ डिज़ाइन बने होते थे। वह डिज़ाइन जो है सिंपल लाइन और जियोमेट्रिक पैटर्न्स में होते थे। अब बात करते हैं महाजनपद की। अब देखिए महाजनपद जो है, महाजनपद और जनपद के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमारे दिमाग में एक्चुअली क्लिक हो जाएगा। तो याद रखिए जनपद जो है वह कंपेरेटिवली छोटा एरिया होता था महाजनपद से, मतलब महाजनपद जो होगा वो बहुत बड़ा एरिया होगा थोड़ा सा, और जो जनपद होगा वो छोटा एरिया होगा। ठीक है, तो महाजनपद के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। देखिए आज से लगभग 2500 साल पहले, अभी 2000 चल रहा है, मतलब 500 एडी में, 500 एडी या सीई में, तो 500 एडी या सीई में जो जनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब वह जनपद जो लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसे कहा जाता था महाजनपद। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, महाजनपद। महाजनपद की अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, और उसमें जो किला होता था, कहने का क्या मतलब है, महाजनपद में जहाँ पर राजा और उसकी प्रजा रहती थी, उसको क्या किया गया था, वहाँ पर उसके चारों ओर किलेबंदी या घेराबंदी या फिर बाउंड्री बनवा दी गई थी। जैसे कि यहाँ पे राजा रहता है, यहाँ पे प्रजा पूरी रहती है, तो राजा और प्रजा के चारों ओर क्या कर दिया गया था फ्रेंड्स, किलाबंदी या फिर घेराबंदी या फिर बाउंड्री बनवा दी गई थी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस मैप को देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे जनपद और महाजनपद के बारे में बतलाया गया है। जैसे कि मगध, मगध क्या था, एक महाजनपद था जिसमें गंगा और सोन नदी बहती थी, और इसके अलावा कुछ जनपद के भी नाम बतलाए गए हैं जो मैंने आपको वहाँ पर बतलाया। जैसे कि यहाँ पर देखिए हस्तिनापुर लिखा है, यह क्या है, यह एक जनपद था, उज्जैनी जनपद था। ठीक है, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब जनपद थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं अब महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बारे में मैंने आपको बतलाया, जैसे कि यहाँ पर मगध, मगध एक क्या था फ्रेंड्स, महाजनपद था, और इसकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी फ्रेंड्स। ठीक है, हम कैपिटल सिटी भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो महाजनपद था, महाजनपद के एरिया में जो राजा और प्रजा जहाँ पर रहती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, प्रजा को और राजा को डर होता था कि कोई सडनली अटैक न कर दे। तो इसके कारण राजा और प्रजा के लिए, सुरक्षा के लिए राजा ने क्या किया, चारों ओर से उसे घेराबंदी करवाया, किलेबंदी करवाया, मतलब बाउंड्री बनवाई, जिसके कारण अगर कोई अटैक करेगा इसके ऊपर दूसरे टेरिटरी का राजा या महाराजा, तो फर्स्ट लेयर पे अटैक होगा, यानी फोर्टिफाइड पे अटैक होगा, फर्स्ट लेयर पे अटैक होगा, बाउंड्री पे पहले अटैक होगा। तब तक हम लोग क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे युद्ध के लिए। ओके, तो इसलिए बनवाया गया। पहला रीज़न यहाँ पे बतलाया गया है। दूसरा रीज़न क्या बतलाया गया है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने वैभव को दिखाना चाहते थे, मतलब कि वो कितने रिच हैं, इसके कारण वो लोग क्या करते थे, किलेबंदी करवाते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग किलेबंदी इसलिए भी करवाते थे ताकि क्या हो सके, जो उनकी प्रजा है उसके ऊपर पूरी तरह से क्या हो सके, कंट्रोल हो सके, किसका, राजा का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। लिखा है कि अगर आप राजा प्रजा जहाँ रहती है उसकी चारों ओर घेरीबंदी करवाना चाहते हैं, बाउंड्री बनवाना चाहते हैं, तो उसमें कई लाख ईंटें लगेंगी, बहुत सारे स्टोन लगेंगे उसे तैयार करने में, और इसके अलावा इनॉर्मस लेबर, मतलब बहुत अधिक में परिश्रम भी लगेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में आदमी, औरत और बच्चे काम करने पड़ेंगे, और इसके अलावा रिसोर्सेज, धन की भी ज़रूरत थी। अब ये धन आएगा कहाँ से, ये धन आएगा फ्रेंड्स टैक्स से। ठीक है, हम लोग आगे टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पहले देख ले एक चित्र को। ये चित्र जो है ये एक दीवार की है जो कि कौशाम्बी में है, और आज के समय में ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और ये लगभग 2500 साल पहले का चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द न्यू राजाज now began maintaining armies, soldiers were paid regular salaries and maintained by king throughout the year। मतलब क्या बोला गया है कि राजा जो है वह अपने आर्मी को मेंटेन करने लगा, और जो सैनिक थे उनको क्या करने लगा, रेगुलर बेसिस पर या फिर कह सकते हैं मंथली बेसिस पर उन्हें पेमेंट देने लगा। अब ये सब पेमेंट और उसके अलावा राजा प्रजा के चारों ओर घेराबंदी करवाना, इन सब के लिए तो धन की ज़रूरत थी। अब ये धन लाएगा कहाँ से,
अब ये धन वह लेके आएगा किससे? टैक्सेस से। किससे लाएगा फ्रेंड्स? टैक्सेस से। तो यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी बताई गई है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है? लिस्ट 2 वेज इन विच द राजास ऑफ द महाजनपदस वेर डिफरेंट फ्रॉम द दोज मेंशन इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के समय के जो राजा थे वह महाजनपद के राजा से कैसे डिफरेंट थे। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो यह सब क्या रखते थे, महाजनपद के जो राजा थे वो क्या रखते थे फ्रेंड्स, वह सोल्जर्स को पेमेंट देते थे, ठीक है। और क्या होता था फ्रेंड्स, उसके अलावा वो टैक्स भी लगाते थे, जो कि उस समय के वक्त में, ऋग्वेद के समय में ये दोनों कार्य नहीं होते थे, सैनिक रखना और दूसरी बात टैक्स लगाना। तो यहाँ पे दो बातें बतलाई गई थी, जो दोनों बातें मैंने आपको बतलाने की कोशिश की फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पर टैक्सेस के बारे में। तो टैक्सेस लेने के मुख्य कारण क्या थे फ्रेंड्स? राजा और प्रजा के चारों ओर क्या करवाना? बाउंड्री बनवाना और बड़ी आर्मी को रखना पेमेंट के बिना पर, जिसके कारण उन्हें टैक्स चाहिए था। टैक्स ही क्या करते थे? पेमेंट के रूप में आर्मीज को दिया जाता था और इसके अलावा बाउंड्रीज बनाने में भी काम आते थे। अब ये टैक्सेस लेते कैसे थे? देखिए, टैक्सेस लेने के लिए खुद राजा लोगों के घर पे जाता नहीं था। उसके लिए उन्होंने क्या किया था? कुछ ऑफिशियल्स बनाए थे, कुछ ऑफिसर्स को रखे थे, ठीक है। अब टैक्सेस लिया किससे किससे जाता था? टैक्सेस लिया जाता था फ्रेंड्स फार्मर्स से, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन जिसको शिल्पकार मूर्तिकार कहते हैं। उसके अलावा जो हर्डर्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, उनसे। उनके अलावा और कौन कौन थे वो भी देखिए, नाम यहाँ पे लिखा है। ट्रेडर्स जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, उनसे। और उसके अलावा हंटर गैदरर्स से भी टैक्स लेते थे। तो किसानों से कैसे टैक्स लेते थे? किसान जो है वह खेती करवाता था या करता था, तो उसमें से जो अनाज उगते थे उसका 1/6 भाग जो है राजा के पास पहुंचता था, जिसे भाग या शेयर कहते थे। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा क्राफ्ट पर्सन या शिल्पकार कैसे अपना टैक्स देता था? वह मूर्ति बनाता था, तो वो जो ऑफिशियल्स होते थे वो उससे ये कहते थे कि आप महीने में 2 या 3 बार, जितनी बार कहा जाए उतनी बार जो है आप जाकर राजा का काम कर दो, तो आपका टैक्स वैसे ही चुक जाएगा। उसके अलावा हर्डर्स कैसे चुकाते थे? हर्डर्स जो है वह क्या पालते थे? कैटल्स को पालते थे, शीप, गोट, बफेलो, काऊ, ये सबको। तो राजा को जो चाहिए होता था उसमें से कुछ परसेंटेज जाके राजा को दे दे, तो इस तरह से उसका भी टैक्स चुक जाता था। और इसके अलावा क्या लिखा है? जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी, वह कैसे देते थे? वह कुछ गुड्स देकर, ऐसे गुड्स जो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य या बहुत कीमती हो, उस टैक्स को देके और उन चीज़ों को देकर वो अपना टैक्स चुकाते थे। उसके अलावा हंटर गैदरर्स, वे कैसे अपना टैक्स चुकाते थे? सपोज करिए हंटर गैदरर्स जो होते थे वह यहाँ वहाँ घूमकर पहले क्या करते थे? किसी भी चीज़ को खा लेते थे, जैसे पेड़ के फल हुए, या फिर लकड़ी का अलाव जलाना, या फिर मधुमक्खी का छाता, ये सब चीज़ें जो हैं उन सब का यूज़ करते थे हंटर गैदरर्स। तो हंटर गैदरर्स से बोलता था, हंटर गैदरर्स से जो ऑफिशियल्स बॉडी होती थी वह ये कहती थी कि इसमें से कोई भी सामान हमारे यहाँ पे पहुँचा जाओ, तो पहुँचाने से उसका टैक्स चुक जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चेंजेस इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में बदलाव। एग्रीकल्चर में 2 बड़े बदलाव हुए, कौन कौन से? यहाँ पे देखिए आयरन प्लाउ शेयर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अब पहले के लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता था? जो हल का इस्तेमाल किया जाता था खेतों में, क्या किया जाता था फ्रेंड्स? जो हलों का इस्तेमाल किया जाता था, उन हलों का जो मुख्य भाग होता था नीचे का, जो जमीन में लगाते थे, ठीक है, ये वाला भाग, वो लकड़ी का बना होता था, जो बार बार टूट जाया करता था और पूरी तरह से जो जमीन है उसकी खुदाई भी नहीं कर पाता था। तो ये जो नीचे का भाग है ये लोहे का बन गया। किसका बन गया फ्रेंड्स? लोहे का बन गया। कौन से पीरियड में फ्रेंड्स? लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा और क्या चेंजेस हुए फ्रेंड्स? एक चेंजेस ये हुए कि ट्रांसप्लांटिंग हुआ, किसमें? पैडी में। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए कि 200 बाई 800 मीटर का कोई एक खेत है। अब इसमें क्या किया? आपने धान के बीजों को फेंक दिया। क्या किया फ्रेंड्स? धान के बीजों को फेंक दिया। कैसे? कोई रेगुलर इंटरवल से नहीं, कैसे भी अल्टरनेटली ऐसे फेंक दिया, ऐसे किधर भी दूर दूर है, ठीक है। अब क्या किया आपने? इसमें कुछ बदलाव किया। क्या किया? ट्रांसप्लांटिंग पैडी किया। कैसे? देखिए, अब वही खेत है, अब क्या किया आपने? पहले छोटे से खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया आपने? धान को फेंक दिया, ठीक है। अब ये धान क्या होंगे? धीरे धीरे बड़े होंगे। क्या होंगे फ्रेंड्स? धीरे धीरे बड़े होंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में फेंका है। अब ये क्या होंगे? धीरे धीरे बड़े होंगे। लगभग 1 फुट के जब हो जाएंगे तो यहाँ से उखाड़ कर, या फिर यहाँ से जड़ सहित निकाल कर क्या करेंगे? यहाँ पर लाइन वाइज लगाएंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? लाइन वाइज लगाएंगे। आप वो काले डॉट को देखिए, बस लाइन वाइज लगाएंगे। अब लाइन वाइज लगाने के कारण फ़ायदा क्या होगा? लाइन वाइज लगाने का फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे धान बैठेगा और ज़्यादा पैदावार होगी। तो इस तरह से क्या होने लगा? धान को बैठाना शुरू कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब ये धान को बिठाने के लिए क्या होते थे? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी।
जिसमें मेहनत करने वाले कौन होते थे, लेबरर्स होते थे, जिसमें दास दासियाँ होती, और उसके अलावा कौन होते थे, कमकार्स होते थे। अब ये कमकार्स जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्जाम में ये प्रीलिम्स में जो है ऑप्शनल में आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चर लेबरर्स जो होते थे उन्हें क्या कहते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर जो लेबरर्स होते थे उन्हें कहते थे कमकार्स। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिनके पास खुद का खेत ना हो और वह क्या करते थे, नौकरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें कहते थे कमकारास। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखा है, अ क्लोजर लुक मगधा, मतलब मगध का एक क्लोजर लुक। हम लोग ने मैप में देखा मगध कहाँ पर था, जहाँ पे गंगा और सोन नदी बहती थी। ठीक है, ये क्या था, ये एक महाजनपद था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था। इंपॉर्टेंट होने के कारण क्या थे, इंपॉर्टेंट होने के कुछ कारण थे। क्या थे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होने के कारण थे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी थी। मगर यहाँ पे गंगा और सोन नदी मगध में थी, जिससे कारण वह नदियाँ तो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, जिसकी वजह से नदी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कोई एक चीज़ पहुँचाना हो तो नाव के द्वारा पहुँचा दिया करते थे। वाटर सप्लाईज बहुत अच्छी थी, वाटर की सुविधा बहुत अच्छी थी, जिससे कारण क्या होता था, वहाँ के जो लैंड थे वो क्या होते, बहुत ही उपजाऊ होते थे, जिससे कारण वहाँ की फसल बहुत होती थी। मगध में फॉरेस्ट मतलब जंगल बहुत ज़्यादा घने थे, जहाँ पे एलिफेंट रहते थे। एलिफेंट को पकड़कर उसे ट्रेंड करना, आर्मी में या फिर युद्ध में उसका इस्तेमाल करना, यह भी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा फॉरेस्ट बड़ी संख्या में होने के कारण वहाँ पे लकड़ियाँ बड़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी, जिससे क्या बनते थे, जिससे बनते थे चैरियोट्स। चैरियोट्स मतलब वह रथ जो युद्ध में इस्तेमाल होता था, ये सब भी चीज़ें होती थी। और उसके अलावा क्या किया जाता था फ्रेंड्स, आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता था। आयरन ओर क्या होता है, अयस्क होता है, जिसको पिघलाकर उसमें से मेटल को निकाल लेना, फिर बाद में उस मेटल का उपयोग करना किस चीज़ में, टूल्स और वेपन्स में। और ये वेपन्स और टूल्स मेटल्स के जो बने होते थे वो बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। तो इन सब कारणों से मगध जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं जो बहुत ही पावरफुल थे, जिनका नाम है बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके अलावा यहाँ पर एक और राजा का नाम दिया गया है जिसका नाम है महापद्मनंदा। ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था और इसने अपने समय में भारत का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, मगध यहाँ पर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था, ये बेल्ट, ये पूरा इसने अपने समय में जीत रखा था। क्या किया था फ्रेंड्स, जीत रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार की या फिर कह सके मगध को आज के समय बिहार कहते हैं, तो मगध की उस समय की जो राजधानी थी वह क्या थी फ्रेंड्स, राजगीर थी, जिसको आज के समय में राजगीर कहा जाता था। और ये कुछ सालों तक राजगीर ही इसकी राजधानी बनी रही और कुछ सालों तक मगध की राजधानी बनी रही पाटलिपुत्र, जिसको आज के समय में पटना कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पटना कहते हैं। लगभग 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जो है, जो मैसिडोनिया यूरोप का था, वह क्या कर रहा था, उसको वर्ल्ड कॉन्कर बनना था, मतलब पूरी दुनिया को जीतने का सपना था, लेकिन वह पूरी दुनिया को जीत नहीं पाया। उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को ही जीते थे। ठीक है, जब वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, कहाँ पर आता है फ्रेंड्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आता है, कहाँ पर, बियास नदी के किनारे। वह तो आगे जाना चाहता था, लेकिन जो उसके सोल्जर होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आगे जाने से। क्यों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नदी के उस पार जो राजा रहता है उसके पास बड़ी संख्या में क्या हैं, रथ हैं, बड़ी संख्या में एलिफेंट हैं और बड़ी संख्या में फुट सोल्जर्स हैं। वह क्या कर देंगे, हमें हरा देंगे, जिससे कारण वह वहीं से लौट जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ क्लोजर लुक वज्जी। क्या लिखा है फ्रेंड्स, अ क्लोजर लुक वज्जी। वज्जी जो है ये भी एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था मगध की तरह, और इसकी कैपिटल थी वैशाली, बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह जो वैशाली बिहार में जो वज्जी रहते थे, इनका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिसको कहा जाता था गणा और शंगा। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, गणा और शंगा। गणा किसे कहते थे, ग्रुप ऑफ मेंबर को, ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर को, और शंगा मतलब होता था ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। याद रखिए फ्रेंड्स, गणा और शंगा में जो लोग रहते थे वहाँ पर कोई एक रूलर नहीं था, वहाँ पर कई हजारों रूलर थे। क्या थे फ्रेंड्स, हजारों रूलर थे। ये जो हजारों रूलर थे, इनका जो मत था वो एक मत था, मतलब अगर वो यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो कई हजार रूलर एक साथ बैठेंगे। अगर वह कहीं पे मीटिंग में साथ में बैठे हैं तो क्या करेंगे, एक साथ बैठेंगे और हर कोई सर्वसम्मत से किसी बात को डिसाइड करता था, और आपस में डिबेट वाली बात कभी नहीं होती थी। और अगर उनके ऊपर कोई अटैक करेगा, कोई एनिमी, तो उससे कैसे निपटा जाए ये सब भी डिस्कस करते थे। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये वज्जी में जब मीटिंग होती थी इन राजाओं के बीच में, तो उसमें वोमेन और दासाज और दासीज और साथ ही साथ कम करास को आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पर्सन बुद्ध और महावीरा, ये भी कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, ये वज्जी और संघ इन सब जगहों से ही थे, इन इलाकों से ही थे। मतलब वज्जी और संघ जिनको कहा जाता है, जिनको फ्रेंड्स गणाज और संघ कहा जाता है,
इनसे बिलोंग करते थे कौन? बुद्धा और महावीरा। बुद्धा और महावीरा के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा संघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें बुद्धिस्ट बुक से भी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दिघ निकाया नाम की एक बुक है जो बुद्धिस्ट बुक है। उसमें जो है गौतम बुद्ध ने कुछ स्पीचेस बोले हैं जिसमें उन्होंने वज्जिस का शब्द का भी प्रयोग किया है, मतलब वज्जिस के बारे में भी बोला गया है। और ये बुक कितने साल पहले लिखी गई है? ये लिखी गई है 2300 साल पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अजातशत्रु एंड वज्जिस। यहाँ पे लिखा है अजातशत्रु जो है वह वज्जिस के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मिनिस्टर वसाकारा को भेजा था। किसके पास? बुद्ध के पास भेजा था। तो वहाँ पे बुद्ध ने पूछा वज्जिस से, क्या वज्जिस जो है अभी भी एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं? तो अजातशत्रु का जो मिनिस्टर था वसाकारा, उसने बोला हाँ अभी भी करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वज्जिस तब तक फले फूले रहेंगे, तब तक नहीं हारेंगे जब तक वो एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। वह सबकी बातों को सर्वसम्मत से मानते हैं, वह अपने बनाए हुए रूल को फॉलो करते हैं और इसके अलावा वो सबका आदर सम्मान अपने बड़ों का करते हैं। वज्जिस में क्या होता है, वे अपने वोमेन या फिर दूसरों की वोमेन की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, उनके साथ फोर्सफुली व्यवहार नहीं करते, उन्हें कैप्चर नहीं करते ज़बरदस्ती, और वे हर चैत्य को अटेंड करते हैं और उनके एरिया में आने वाले हर सेंट्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है और वह अपने मन से आ जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब के कारण अगर ये सब वज्जिस जो है ये सब रूल को फॉलो करते हैं, बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध ने किसको कहा? अजातशत्रु के मंत्री को, कि ये सब रूल अगर फॉलो करते हैं तो वज्जिस कभी नहीं हार सकते। तो यहाँ पर कुछ जो बात थी वो बतलाई गई है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिसके बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, राजा अश्वमेध यज्ञ के बारे में, वर्ण के बारे में, जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में, फोर्टिफिकेशन क्या है, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, गण और संघ क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, सबके बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत सारे राजाज आए जिन्होंने क्या किया, वज्जिस के ऊपर, गण और संघा के ऊपर बार बार आक्रमण किया, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाए और इन्होंने बहुत सालों तक राज किया। ये लगभग हारे कब? लगभग आज से 1500 साल पहले, मतलब कब? 500 एडी में जाकर हारे। और किससे हारे फ्रेंड्स? ये हारे गुप्ता रूलर से। किससे हारे फ्रेंड्स? गुप्ता रूलर से। तब तक उन्होंने राज किया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। ग्रीस और एथेंस को अपने एटलस में ढूंढो। आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस क्या है? एथेंस ने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया था और वह गवर्नमेंट जो है वह डेमोक्रेसी के द्वारा चुना गया था, मतलब जनता के द्वारा चुना गया था। और यह लास्ट किया, मतलब 200 साल तक रहा। इसमें क्या होता था, इसमें जो है 30 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति हो गया तो वह क्या होता था, वह नागरिक गिना जाता था। ठीक है, एक साल में 40 से ज़्यादा बार मीटिंग होती थी। ठीक है, हर सिटीजन को अधिकार होता था मीटिंग अटेंड करने का। ठीक है फ्रेंड्स, और राजा इनके यहाँ पे चुना जाता था जो वो लॉटरी सिस्टम से चुना जाता था। किसकी कैसे चुना जाता था फ्रेंड्स? लॉटरी सिस्टम से चुना जाता था। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी सिटीजन थे वह क्या करते थे, अपने नाम को रखते थे और जिसका लॉटरी सिस्टम में नाम आता था वह राजा बन जाता था। और इसके अलावा क्या है, जो सिटीजन्स होते थे एथेंस के, ग्रीस के, वह क्या हो सकते थे, आर्मी और नेवी में भी काम कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, वोमेन को उस वक्त के समय में सिटीजन नहीं माना जाता था, नागरिक नहीं माना जाता था। और अगर कोई फॉरेनर्स, क्या फ्रेंड्स, कोई फॉरेनर जो है वह एथेंस में काम कर रहा है मर्चेंट के रूप में या फिर क्राफ्ट पर्सन के रूप में, तो उसको नागरिक नहीं माना जाता था। और इसके अलावा जो गुलाम थे एथेंस में, वे अगर माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड, वर्कशॉप में काम करते हैं तो उनको भी सिटीजन नहीं समझा जाता था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा है क्या कि डू यू थिंक दिस वाज अ डेमोक्रेसी? क्या तुम्हें लगता है कि यह लोकतंत्र था, पूरी तरह से जनता का तंत्र था, जनता का शासन था इसके ऊपर? तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लोकतंत्र है तो यहाँ पे चुनाव जो होगा लॉटरी सिस्टम से नहीं बल्कि जनता के मत के द्वारा होगा। औरतों को पूरी तरह से नागरिकता का हक देना चाहिए और जो मर्चेंट्स आते हैं उनको भी सिटीजनशिप देना चाहिए और सिटीजनशिप की तरह स्लेव्स के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो इन सब कारणों से यह लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे क्या है कि जो नए राजा बनते थे वह कब बनने लगे, न्यू काइंड्स ऑफ राजा, मतलब नए प्रकार के राजा आज से 3000 साल पहले बनने लगे। महाजनपद यह 2500 साल पहले आया, इमरजेंस हुआ। और यहाँ पे क्या लिखा है, अलेक्जेंडर का आक्रमण और दिग्निकाया, यह कब कंपोजिशन हुआ इसका, और अलेक्जेंडर का आक्रमण और दिग्निकाया का कंपोजिशन कब हुआ, 2300 साल पहले। और गणास और संघ का
गणाज और संघ जो थे वजिस के, वह कब खत्म हो गए? 1500 साल पहले, मतलब 500 एडी या सीई को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पूरे चैप्टर 5 का जो भी पूरा निचोड़ था वो मैंने आपको सब कुछ बतला दिया फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं बताने की कोशिश जरूर करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह से पूरे नए लेक्चर्स के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें।